एक सोच के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राना हसन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इर्तगल की वफ़ात के बाद उस्मान जो कि इर्तगल का छोटा बेटा था, इसने अपने वालिद की जगह ली। उस्मान एक बहुत बहादुर मुसलमान था और बहुत आदिल आदमी था। उस्मान ने फैसला किया कि वो खिलाफत को जिंदा करेगा और उस्मान ने इतने ज़्यादा इलाके फतह किए कि 3 बर्रे आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो इर्तगल के बहुत कारनामे थे और इसके बाद उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और 3 बर्रे आज़मों तक ये फैल गए। मुख्तसरन इन्होंने लगभग 625 साल तक हुक्मरानी की और खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही, लेकिन 625 साल बाद इनमें अयाशी आ गई, गद्दारियाँ आ गईं, जिसने सूरत हाल को ख़राब कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, और इस वक्त हिजाज इनके पास था और हिजाज का मतलब है कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था। और लगभग दुनिया में आज 40 मुल्क ऐसे मौजूद हैं कि जिन पर बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था और ये बहुत बड़ी ताकत थी जो इनके पास थी। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये कमज़ोर पड़ गए और कमज़ोरी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि तुर्कों का सुल्तान वहीदुद्दीन उसको जिला वतन कर दिया गया। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इनमें कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, रूस और इटली जैसे बड़े ममालिक शामिल थे। इसी तरह जर्मनी और दीगर आसपास के ममालिक ने तुर्कों का साथ दिया और तुर्क अपनी खिलाफत बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। इस जंग में पहले 3 साल तक इनको फतह मिलती रही और इसके बाद ये माली तौर पर कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से जंग हारना शुरू हो गई। और इसके बाद खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे कंट्रोल रियासतें आज़ाद होना शुरू हो गई, जिनमें सऊदी अरब, इराक, शाम और मिस्र वगैरह भी शामिल थे। जब तुर्की ने जंग हारना शुरू की तो जर्मनी ने जंग बंदी की दरख्वास्त की तो एक मुआहिदा तय पाया। ये मुआहिदा लाउज़ैन में हुआ और इस मुआहिदे में दर्ज झेल चीज़ें शामिल थीं कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, इसके जितने जानशीन हैं इनको हटा दिया जाएगा और इनको जिला वतन कर दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के असासे जब्त कर लिए जाएंगे। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और तय पा गया कि तुर्की में इस्लामी कवानीन नहीं होंगे और शुरू में ये तक था कि अरबी में आज़ान तक न दी जाएगी। और इसके बाद खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई कि खिलाफत की बात तक न की जाए। तुर्की को एक और पाबंदी का सामना करना पड़ा कि वो अपने मुल्क से मादनियात नहीं निकाल सकता, यानी इसे पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, चूँकि तुर्की में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो इस पाबंदी के बायस मादनियात नहीं निकाल सकता। बॉस्फोरस जो एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह को इंटरनेशनल बंदरगाह करार दे दिया गया कि यहाँ से जितने भी बहरी जहाज गुजरेंगे तुर्की उनसे किराया यानी किसी भी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करेगा। हालांकि ये बहुत अहम बंदरगाह है और इसे दुनिया की तिजारत की रीढ़ की हड्डी तक माना जाता है। ये मुआहिदा आलमी सतह का मुआहिदा था और इसकी मुद्दत 100 साल थी और तुर्की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। और ये मुआहिदा 1923 में हुआ और अब 2023 में तुर्की इस मुआहिदे से आज़ाद हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक आज़ाद तुर्की क्या हासिल करना चाहता है। तैयब एर्दोगान अब दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं। अब तुर्क क्या चाहते हैं और इनसे कौन कौन खौफज़दा है। याद रहे, इर्तगल से शुरू होने वाली कहानी को इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि जो लोग इसको देखें, जो मुसलमान इसको देखें, वो दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश करें और मुत्तहिद हो जाएं। अब इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका, पूरा यूरोप और कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक जिनमें निज़ाम बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें या इन किरदारों के बारे में जानें और दोबारा से मुत्तहिद होने की कोशिश करें। वाज़ेह रहे कि जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तो वाहिद हिंदुस्तान था जहाँ से मुसलमान मौजूद थे। सिर्फ इन्होंने दुनिया भर से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ लड़ने गए थे। अल्लाह ने के बाद